हम अपने आप को अगर एज एन एडिटर, एज एन आर्टिस्ट या एज एन एम्प्लॉय अगर पोर्ट्रे करते रहेंगे तो काम नहीं बनने वाला। एक होता है ना कि वॉर में खड़े हो, अगर जाके इस वॉर में अगर आना है तो एक होता है शील्ड एंड स्वॉर्ड लेके, तो एक तुम्हारे पास चाहिए कॉन्फिडेंस और एक स्किल। इंडियन मार्केट वर्सेस फॉरेन मार्केट। ये अमृत बताएगा। बहुत पैसा है भाई, फॉरेन मार्केट में बहुत पैसा है। मुझे ये बताओ कि हम रिलेशनशिप कैसे सेट करें क्लाइंट के साथ। कंटेंट वाला बिजनेस है, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है, तो उनसे आप थोड़ा फ्रैंकली बात कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं तू तड़ाक पे मत आओ। ब्रो हम ये कर सकते हैं ब्रो। अच्छा एक और रोल प्ले कर देना, मैं क्लाइंट बनता हूँ, नाइट्रॉक्स तुम आंसर करना, ठीक है। ठीक है, तो आप इसका मेरे को चार्ज बताओ फिर। आप मतलब क्या चाहते हो कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है। तुमने मेरा क्वेश्चन ही नहीं सुना। ये रहा क्लाइंट, ये रहा मैं, वो इतना ज़्यादा 2-3 करोड़ कमा रहा है वो, और मैं यहाँ 15-20 हज़ार पे हूँ, मेरे को तो उसी की बात सुननी पड़ेगी। वो ब्रांड जो दुनिया को दिख रहा है वो तुम्हारे बैरियर्स के बाद ही दिख रहा है, तुम्हारे फाइनल टचअप के बाद ही वो दिख रहा है। मैं बेसिकली दोनों स्पेक्ट्रम्स पे हूँ, मैंने हायरिंग करी भी है और मैं हायर हुआ भी हूँ, तो दोनों साइड पे मैंने देखा है कि इंडियन मार्केट अभी भी मतलब बहुत बिगिनर स्टेज पे ही है, एंड बस चल रहा है लोगों का काम जुगाड़ से। ठीक है, तो इसी के अंदर हम आज डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे अपनी जर्नी आप बना सकते हो फ्रीलांस फील्ड में। नॉट एडिटिंग, नॉट डिज़ाइनिंग या कोई ऐसा स्पेसिफिक फील्ड नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं, वो सब अलग है। आपके पास स्किल है अब, ठीक है, बट आप कैसे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करो अच्छे से, प्रोफेशनली, उस पर आज हम डिस्कशन करते हैं। एंड इसको हम डिवाइड कर लेते हैं स्टार्टिंग, मिडल और एंड में, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में आपका क्लाइंट आया तो उनको आपको कैसे अप्रोच करना है, उनका कैसे बात करनी है, कैसे प्रोजेक्ट पिच इन करना है। देन आप कैसे प्राइसिंग कर सकते हो, बहुत मुश्किल होती है प्राइसिंग। सबसे ज्यादा मुश्किल तो प्राइसिंग ही है भाई, वो एंड में बंदे के लिए मेजर पॉइंट तो वही होता है। हाँ, प्राइसिंग कर ली, अब इसके बाद क्या है, काम किया, काम करते करते रिवीजन राउंड्स है ना, और फीडबैक लेना, उनकी रिक्वेस्ट सुनना, ये सारी चीज़ें आप कैसे हैंडल करो। एंड देन लास्ट में आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, अभी उसके बाद आप उन क्लाइंट के साथ और कैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हो। ये सारी चीज़ों पे आज हम बात करते हैं क्लाइंट कम्युनिकेशन को लेके, है ना। हमें एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी चाहिए कि हम अपने आप को अगर एज एन एडिटर, एज एन आर्टिस्ट या एज एन एम्प्लॉय अगर पोर्ट्रे करते रहेंगे तो काम नहीं बनने वाला। तुमने खुद भी एक्सपीरियंस करके देखा होगा कि फिर क्लाइंट आपको दबाने की ही कोशिश करेगा, और वो इंटेंशनल नहीं है। हम यहाँ पे क्लाइंट को विलेनाइज नहीं करने आ रहे, ठीक है। हम बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करते हैं ना, जैसे कि आपको अगर कोई बंदा कुछ काम करके दे रहा है और वो खुद ही अपने आप को छोटा समझता है, तो आप भी अपने आप को बड़ा फील करोगे, सिंपल बात है ना। तो आप उसकी कोई भी कही हुई बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लोगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हमें ज़्यादा आता है, उसको कम आता है ना। तो हमें यहीं से माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा कि अपने आप को नीचे और क्लाइंट को ऊपर समझने के बजाय बराबर समझो। अरे वही बात है ना कि मतलब तुम क्लाइंट को वो नहीं समझ राजा सकते। ना समझो, राजा ना समझो, वही वही वही। हाँ, वो तो है। देखो पॉइंट यही है ना कि क्लाइंट को भी कहीं ना कहीं ये चीज समझनी चाहिए, अपनी वैल्यू वहां पे ऐसी रखो कि क्लाइंट को ये चीज समझ में आए कि तुम्हारे वजह से ही उनका भी काफी हद तक काम होना है, उसके आगे तो तुम्हारा उनका कुछ भी फाइनल रिजल्ट जाना ही नहीं है। तो उस बेसिस पे तुम्हारी वो वैल्यू बनानी चाहिए तुम्हें। देखो, जैसे जितनी ज़रूरत हमें है क्लाइंट की, उतनी ज़रूरत क्लाइंट को है हमारी, बल्कि उससे ज़्यादा ही होगी अगर तुम्हारा काम बहुत अच्छा है ना। सारी सी बात है भाई। अगर हमें स्किल बहुत अच्छे से आती है तो स्किलफुल लोग मिलने बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो आप अपनी स्किल को वैल्यू करो, तभी क्लाइंट आपकी वैल्यू करेगा, ठीक है। तो यहीं से आता है, मतलब मेन आपका माइंडसेट डिफरेंस ये बन गया ना कि मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, उसके लिए काम नहीं कर रहा या उसके अंडर काम नहीं कर रहा। वहाँ से आपकी खुद ही जो कम्युनिकेशन वाली बातें हैं वो चेंज होनी शुरू हो जाएंगी, और आप जो चीज़ें बोलोगे उसको क्लाइंट सीरियसली लेगा। वैसे ही वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है उसे, कुछ अपने आप से अपनी तरफ से ऐसा प्रोवाइड करो कि तो उस लेवल तक का हो। हाँ, ये तो ऑफ कोर्स है। देखो, जो भी हम ये चीज़ अभी बात करेंगे ना इस पूरे पॉडकास्ट में, वो सारी तभी वैलिड हैं अगर आपकी स्किल अच्छी है। अगर आप अभी भी बहुत बिगनर हो, प्रीमियर सीख रहे हो, बैठ के दाविंची सीख रहे हो और साथ साथ काम कर रहे हो, तो उसके अंदर आप मैक्सिमम एडवाइजेस अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज अभी आप लर्निंग फेज में हो। हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा लर्निंग से ऊपर वाली, जब आप एक सब्सटैंशियल इनकम अर्न करना चाहते हो। इंटरमीडिएट एडिटर बन गए अगर तुम। हाँ, इंटरमीडिएट मान सकते हो, 1.5-2 साल हो गए हैं उसके बाद का। बेसिकली ना तुमको बताता हूँ कि कॉन्फिडेंस के ऊपर ही है एडिटर के। अगर मान लो वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, ठीक है, तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो है और वो सोच रहा है कि यार मैं ये प्रोजेक्ट लूँ या ना, बहुत कंफ्यूज है कि मुझसे बनेगा कि नहीं।
तो फिर वो मतलब थोड़ा डाउट खा जाएगा, और फिर जब क्लाइंट उसके साथ कम्युनिकेट करके उसके फ़ोन पर बात करेगा कि भाई तू कर पाएगी कि नहीं, तो फिर वो उसमें भी कंफ्यूज्ड नजर आएगा। कंफ्यूजन होगी उसको फिर बहुत ज्यादा। फिर वो तो अपनी रिस्पेक्ट करेगा ही, फिर क्लाइंट सोचेगा अरे ये क्या है कि इस एडिटर को मैंने काम दिया जिसको तो आता भी नहीं है कुछ। जबकि तुम्हारे पास स्किल होगी तब भी। अगर वो बिगिनर एडिटर भी है ना, तो उसको कम्युनिकेशन स्किल भी है, कॉन्फिडेंस भी बहुत सारा है कि भाई मैं कर लूंगा, आप मुझे दो, तो उसकी रिस्पेक्ट बहुत हाई चल जाएगी। उसकी कॉन्फिडेंस की बात तो आ जाती है मेनली। पता है क्या है ये, जैसे मैंने अभी इतना कॉर्पोरेट के अंदर भी काम करके देखा ना, तो तुमने देखा होगा जो मार्केटर लोग होते हैं, मोस्टली मार्केटिंग हेड वाली पोजीशन पे जो होते हैं, वो तुम देखो काम कुछ नहीं करते पर कॉन्फिडेंस बहुत होता है। हर चीज के अंदर वो अपना इनपुट जरूर देंगे। एजेंसीज में भी तो ऐसा होता है। हाँ। तो मेन तो क्योंकि देखो यार, वो जो क्लाइंट्स को ला रहा है वो मे भी शायद जितना एडिट ना जानता होगा जितना कि वो बताता होगा उसको क्लाइंट को। वही तो ये क्यों है ऐसा? ये ऐसा नहीं है, वो मार्केटिंग वाला बंदा गलत नहीं है, वो सही कर रहा है। वो तो बात सही है, वो तो सही है। पता है क्यों? क्योंकि एक क्लाइंट की अगर तुम पर्सपेक्टिव से देखो ना, वो लॉस्ट है, उसको नहीं पता मेरी कैसी सेल्स जनरेट होंगी, मेरे कैसे अभी कस्टमर्स जुड़ेंगे, कैसे व्यूअर्स आएंगे मेरे चैनल पे, ठीक है। उसको चाहिए ट्रस्टवर्दी लोग, उसको चाहिए कॉन्फिडेंट लोग। तो अगर तुम में वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम्हारे और क्लाइंट के बीच में एक आएगा मिडल मैन, जो कॉन्फिडेंटली तुमसे काम करवाएगा और कॉन्फिडेंटली क्लाइंट को काम प्रेजेंट कर देगा और अपना कमीशन खा जाएगा, अपने कॉन्फिडेंस का ही कमीशन खा जाएगा वो। हाँ वही चीज़। तो अगर तुम वो चीज़ कर सकते हो, और वो चीज़ तुमको स्टार्टिंग से सोचनी पड़ेगी, बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नहीं कर सकते, ठीक है। ये ऐसा भी है कि तुम्हारी नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं ना ही करूं, मेरे को नहीं बात करनी क्लाइंट से, ठीक है, बात ही खत्म, मेरे को बस काम ला के दे दो, काम करने दो, ठीक है, फिर तुम वहाँ पे कंप्लेंट नहीं कर सकते कि क्लाइंट ने मेरे को ये बोला या क्लाइंट ने मेरे को पैसा डिजर्विंग नहीं दिया कुछ। मतलब कंप्लेनिंग वहाँ पे फिर अलाउड नहीं है, बिकॉज तुम्हारा काम कोई और कर रहा है तो वो अपना चार्ज लेगा, सीधी सी बात है। तो अगर तुम वो काम कर सकते हो देन तुम और ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल पे जा सकते हो। बंदा स्किल के साथ साथ कॉन्फिडेंटली अपने काम को लेके मार्केट में रहे। ये तो पहला स्टेप है। इंटरनेट में अगर तुमको काम करना है, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तुम उसके साथ फेसली नहीं बात कर रहे, तुम उसके बाद मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बात कर रहे हो। तो रियल लाइफ में कॉन्फिडेंस और ऑनलाइन में कॉन्फिडेंस लेना मतलब बहुत मुश्किल है। अरे ये रियल और ऑनलाइन का ना एक वो भी है, जैसे पता है क्या, मैं जैसे स्टार्टिंग में था इंट्रोवर्ट, ठीक है, तो मैं रियल में निकलता नहीं था ज़्यादा बार, क्लाइंट से ऑनलाइन बात कर रहा हूँ। अभी काफ़ी क्लाइंट ऐसे थे जो चंडीगढ़ के आसपास के मेरे एरिया के थे, ठीक है, तो वो हमेशा कहते आ जाओ मिलने, बैठ के बात करो। जितने भी तुम देखोगे, जितने भी ये है ना 30+ 40+ वाले क्लाइंट्स हैं, वो मोस्टली यही कहते हैं कि आप बैठ के बात कर लो सामने। हाँ, सामने बैठ के बात कर लो तसल्ली से, क्योंकि उनका कारण क्या है कि ट्रस्ट, उनको चाहिए ट्रस्ट, है ना। ऑनलाइन स्कैम्स बहुत सारे होते हैं, इंटरनेट पे तुम किसी को ऑथेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि वो बंदा सही है गलत है कि नहीं। तो उस टाइम पे मेरे को बहुत इशू आता था, मेरे को था कि यार क्यों भाई, फ़ोन पे बात कर लो, बात खत्म हो जाएगी है ना, टाइम वेस्ट इतना करना ये करना। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे तुम बिजनेस में आगे जाते हो ना, तो तुमको पता चलता है। अब जैसे मैंने इतने सारे एडिटर्स हायर किए बीच में, और लेजिट प्रोजेक्ट चल रहा है, बीच में घोस्ट कर जाते हैं। हाँ अरे भाई, अब मैं उसको सिर्फ व्हाट्सएप पे जानता हूँ या मैं उसको सिर्फ इंस्टाग्राम पे जानता हूँ, अब मैं उसको कहाँ जाके ढूंढूं? और यहाँ मेरे से क्लाइंट प्रोजेक्ट मांग रहा है जो पिछले 7 दिन से डिले हो रखा है, वो बंदा मेरे को रिप्लाई नहीं दे रहा। इसीलिए मतलब कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। बिकॉज अब देखो, अब अगर वो बंदा मेरे पास दोबारा उठ के भी आएगा ना कि यार ये प्रॉब्लम थी, अब मैं नहीं बात नहीं नहीं होगा कर फिर। भाई मैं ट्रस्ट नहीं कर उस चीज़ पाऊंगा। का। अरे वो तो फिर डिपेंड उसके एजेंसी ओनर के ऊपर ही होता है कि 2-3 वीक उसको थोड़ा सा काम दे, छोटे छोटे काम दे कि हाँ भी ये बंदा ट्रस्टिफाई हाँ, है वो कि तभी नहीं। ग्रेजुअली वो प्रोसेस इसीलिए बनते हैं कि तुम उसको ऑथेंटिकेट कर सको कि ये बंदा काम करेगा कि नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा टास्क देके। यार बट देखो तब भी एक कोई गारंटी नहीं है ना कि वो एडिटर कब घोस्ट कर जाए। हाँ ये तो है, कोई गारंटी नहीं है ना। बट वही है ना, फिर आगे का तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। और प्लस अगर तुम एक ऐसे बंदे को घोस्ट करो जो कनेक्टेड है सब कंपनी ओनर से, तो तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। बहुत आते हैं, लिंक्डइन पे भी ऐसे बहुत लोग हैं जो ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं अभी, उनको कोई नहीं हायर करेगा। मैं यहाँ से क्वेश्चन भी पूछना चाहता था, मतलब जैसे 3-4 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, टेक्स्ट, कॉल, रियल में बातचीत करना, ठीक है, तो तुम कौन सा प्रेफर करते हो? कॉल और IRL मुझे ज्यादा बेटर लगता है। बट अगर चलो मान लो एक बार IRL का अगर ऑप्शन नहीं है, तो टेक्स्ट और कॉल में से कौन सा प्रेफर करते हो? कॉल। 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 मैं बंदा था जो मैं टेक्स्ट प्रेफर करता था,
मेरे को कॉल पे बात नहीं करनी किसी से। टेक्स्ट प्रेफर कर ही नहीं देते अब। चैट जीपीटी अब तो वो रिप्लाई कर देगा ह्यूमन फॉर्म में, ह्यूमन एआई आ गया अब तो वो कर देगा, उसमें नहीं है। मतलब कॉल में चलो बंदे की पर्सनैलिटी का भी पता लग जाती है कैसे बात करता है उसके, मतलब उसके साथ क्लाइंट के साथ अगर एडिटर क्लाइंट के साथ भी बात करता है तो क्लाइंट की पर्सनैलिटी का भी पता लग जाता है कि हाँ भी एक क्लाइंट कैसा है, विलनाइज क्लाइंट है या कैसा क्लाइंट है या सॉफ्टली क्लाइंट है। क्योंकि कई क्लाइंट होते हैं ना, भाई मैं तुमसे ही काम कराऊंगा ऐसे ऐसे करके कुछ होता है कि बहुत मतलब एडिटर्स को नीचे रखते हैं, तो उनकी आवाज से ही पता लग जाता है। बात करने का ढंग उसमें प्रेजेंट होता है, टेक्स्ट पे वो नहीं मिलेगा तुमको। अब जैसे क्या है कि मुझे क्लाइंट्स के साथ कई बार कुछ चीज़ों को लेके बात करनी होती है कि चेंजेस को लेके हो गई या फिर मे बी शायद नए प्रोजेक्ट्स को लेके हो गई या उन्होंने कुछ बताया नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं टेक्स्ट पे वो चीज़ नहीं समझाता या पूछता नहीं उनसे, क्योंकि मुझे पता है वो पंगा हो जाता है उसमें, ना मुझे वो बात समझ में आती ठीक से और ना इतना बैठ के मैं उसको पढ़ूंगा 4 बार तो वो मुझे और नहीं समझ में आएगा। मैं डायरेक्ट कॉल लगा लेता हूँ उसको, तो कॉल उसमें easy ज्यादा रहता है। बेटर तरीके से चीजें हाँ समझ ये में बढ़िया आती है। मतलब बेसिकली जो बाउंड्रीज तुमने डिफाइन कर रखी है क्लाइंट के साथ, उसके ऊपर काम कर सकते हो। जैसे मान लो अगर क्लाइंट ने बोला है कि हाँ आप मेरे को 12 से 7 तक जब मर्जी कॉल कर लो, तो तुम कॉल प्रेफर करो। अच्छा एक और है टेक्स्ट कॉल और बीच में गूगल मीट, वो वीडियो कॉल वाला जैसा। गूगल मीट। तो कॉल या मीट क्या प्रेफर करोगे? कॉल ठीक है, कॉल ठीक है, कॉल ठीक है, कॉल ठीक है। कम टाइम लेता है ये भाई। तो है। मीट में फिर वही है ना कि थोड़ा हमें और ज्यादा ऑर्गेनाइज चलना पड़ता है। मीट में फिर वो है जो मतलब जो प्रोफेशनल होते हैं ना, जो लोग जो जिनको पूरा कॉन्सेप्ट उनसे प्रोसेस मतलब समझना है। जैसे मान लो जैसे एक एनिमेशन का बड़ा प्रोजेक्ट ही ले लो, $10,000 का प्रोजेक्ट ले लो, वो बाहर से किसी क्लाइंट को कर रहा है एनिमेटर हायर, तो और मतलब हाँ तो जिसमें वो बहुत फिर सारे लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, तो हाँ, तुमको मीट ही बेसिकली करनी पड़ेगी। कोर कन्वर्सेशन ना, कोर इंफॉर्मेशन पे जो बात करनी होती है उस बेसिस पे ही कर सकते हैं, कि अगर आपको अपना प्रोजेक्ट पूरा बेस से स्टार्ट करना है, वो प्लान से फिर बात करनी पड़ती है। बाकी छोटे मोटी चीज़ों के लिए तो यार तुम उसको मीट पे थोड़ी ना बुलाओगे। हाँ मेरा वही रहता है कि मतलब डिपेंडिंग अपॉन की क्या बात है और उसकी कितनी प्रायोरिटी। अगर मतलब छोटा सा मान लो चेंज है कोई वीडियो में, तो मैं वो टेक्स्ट पे बात कर दूंगा, ठीक है। अगर कुछ ऐसा है कि इस पे पूरी वीडियो निर्भर करती है, तो मैं कॉल पे बात कर लूंगा। हाँ अगर कुछ ऐसा ही है कि वीडियो खराब हो गई पूरी खत्म, वीडियो खराब फिर मीट करनी पड़ेगी। फिर मीट करनी पड़ेगी, सही बात है। मतलब कि तुमको फिर भी जैसे तुम जितने मैंने देखे आर्टिस्ट मोस्टली इंट्रोवर्ट होते हैं, बट ये प्रोफेशन ऐसा है कि तुमको थोड़ा तो एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। एक समय के बाद काफी ज्यादा हो जाता है भाई। जब तुम 3-4 क्लाइंट के साथ एक साथ काम कर रहे हो ना, तो तुम्हें फुल्ली एक्सट्रोवर्ट चलना पड़ता है फिर उसमें। नहीं तो अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो वो अपनी चलाएगा। मुझे यही बताओ कि अगर मान लो मुझे इंस्टा में डीएम है किसी क्लाइंट का कि भाई अपने एडिटिंग चार्जेस बता, सीधा हाय व्हाट इज योर एडिटिंग चार्जेस, तो मैं मतलब कैसे करूँ स्टार्ट? मतलब प्राइसिंग बहुत मुश्किल है। देखो पहली बात, जितनी भी क्रिएटिव सर्विसेज है कोई एमआरपी नहीं है ना प्रोडक्ट की तरह कि ये एमआरपी बता दी, हाँ जी आपका जूता कितने का, 700 रुपये का, 800 का, ठीक है। वीडियो में वैसा नहीं है, वीडियो में या फोटोज़ में डिज़ाइन में वैसा नहीं है। तो मैं जो जनरली रूल प्रेफर करता हूँ, जो मैंने सीखा है द फ्यूचर से, द फ्यूचर चैनल है, काफ़ी बढ़िया ब्रांडिंग और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज बताते हैं। तो अगर किसी को बहुत डेप्थ में जाना है तो देख सकते हो, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या शेयर करते हैं कि आप कभी भी डायरेक्ट प्राइस मत कोट करो, ठीक है। आपके पास अगर कोई आके कह रहा है ये रील है इसका प्राइस बताओ, मत बताओ, ठीक है। अगर जितना ज़्यादा ट्राई कर सकते हो, अगर आप में कैपेबिलिटी है, तो उनको समझाने का ट्राई करो कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं बताओ, आपका क्या ब्रांड है, क्या आपकी टारगेट ऑडियंस है, ये सारी चीज़ें पूछो उनसे। अगर वो बंदा इतना पेशेंट है कि वो समझेगा, डिस्क्राइब कर रहा है अपने चीजों को, हाँ, बता रहा है अपनी बातें, डिस्कशन चाह रहा है वो, तो ही आप उससे बात करो, नहीं तो अवॉइड करना बेटर ऑप्शन है मेरे अगर वो सीधा प्राइसिंग पे आ रहा है तो, क्योंकि उसे काम तो कुछ भी करवा लेगा बट वो सस्ते के लिए आ रहा है बस। अरे मेरी 2-3 रील वायरल गई ना इंस्टा पर पे, उसकी जो एडिट की थी, अरे भाई इतनी प्राइसिंग आए, बट योर एडिटिंग चार्जेस, बट योर एडिटिंग, मैं कंफ्यूज हो गया भाई इसमें रियल कौन है, इसमें बंदा कौन सा है। फिर मैंने किसी को नहीं दिया रिप्लाई भाई। वही चीज़ की तुम अपना देखो ना, एक तो प्राइसिंग कांस्टेंट नहीं होती। प्राइसिंग, ये क्लाइंट के लिए भी बता रहा हूँ मैं, अगर कोई क्लाइंट हमारी वीडियोस देख रहा है तो प्राइसिंग कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। जैसे जैसे हम अपस्किल करते जाते हैं प्राइसिंग अपग्रेड होती जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट्स प्राइसिंग बदलती रहेगी। एक छोटा सा चैनल है 100 सब्सक्राइबर वाला और एक 5 मिलियन वाला सब्सक्राइबर वाला चैनल है, दोनों के रिक्वायरमेंट्स अलग है ना। उसको वो चाहता है मेरी ऑडियंस क्वालिटी देखे, इसको सिर्फ वीडियो डालनी है एक बार के लिए, ठीक है। तो ऐसे मतलब आपको समझना पड़ेगा क्लाइंट के साथ, और क्लाइंट को भी पेशेंट होना पड़ेगा कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताए। जो इतना पेशेंट नहीं है उसको राम राम।
अच्छा, ऐसे मैंने ये भी देखा है कि जो मार्केट्स में जैसे लोगों की दुकान होती है ना, तो वहां पे भी जब लोग डील करते हैं ना कस्टमर्स के साथ, तो अच्छे शॉप्स में या शोरूम्स में होता है ना, वो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स ही पूछते हैं हाँ कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आपको किस तरह का चाहिए, कैसा चाहिए, क्या यूसेज है, कहाँ रखना है, किधर यूज करेंगे, वही बेसिस होते हैं यहाँ पे। अब अगर आप तुम यार ऑलरेडी अपने प्राइसिंग सेट करके रखोगे ना, तो एक ही फिक्स प्राइस में तुमको क्या पता एक एक प्रोजेक्ट पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाए। अरे बात समझ गया वैसे तुम्हारी, मतलब तुम यही कहना चाह रहे हो कि अगर मान लो कि मैंने अपनी प्राइसिंग सेट कर दी मान लो 1K पर मिनट, तो मेरे पास आया है और कोई क्लाइंट जिसका कोई वर्क नीड और है, उसकी पूरी मोशन ग्राफिक पर पूरा काम करना है, मतलब पूरा 3D विडी चाहिए, तो अगर मैं तो उसके 1 को चार्ज कर ही नहीं सकता। हर मिनट का डिफरेंट प्राइसिंग होता है बेसिकली, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ना कि किस मिनट में बंदे ने क्या स्क्रिप्ट में बोला है, उसको आपको कैसे एडिट करना है, सामने वाला क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी। बट अपने दिमाग में मैं स्टिल ये सजेस्ट करूँगा कि जो मेरे लिए वर्क किया, कि एक नंबर सेट कर लो कि मेरे को ना मंथली मान लो 50,000 कमाना है, ठीक है, मंथली 50,000 कमाना है, और मैं डेली काम करता हूँ कितना, 8 घंटा। एक सेकंड कैलकुलेटर खोल लूँ साथ मेरे को। तो अगर मैं डेली काम करता हूँ 8 घंटा, और मैं महीने में काम कितने दिन कर पाऊँगा, संडेज हटा दो एंड 1-2 छुट्टी और हटा दो, तो 24 दिन, है ना, 4 संडेज हो गए, एक आध एक्स्ट्रा छुट्टी हो गई, तो 24 या 25 दिन मान लो, चलो ठीक है, 25 इंटू 8, मतलब मैं महीने में 200 घंटे काम कर सकता हूँ, ठीक है। इन 200 घंटे में मेरे को कमाने हैं 50,000, 50,000 ठीक है। 50,000 डिवाइडेड बाय 200 कितना हो गया, 250 रुपये 1 घंटे का, ठीक है। अब ये 250 रुपये 1 घंटे का ऐसा नहीं है कि तुमने हर घंटा काम किया। अब देखो 8 घंटे भी तुम कह रहे हो, बट 8 घंटे में सेटअप होता है, रेंडरिंग टाइम भी आता है बीच में, तुम्हारा क्लाइंट से जो बातें करोगे वो सारी चीजें उसी में आएंगी ना, कम्युनिकेशन करोगे, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होगी ना, वर्किंग आवर में आ गया हाँ। तुम्हारा वो पूरा। तो अगर तुम ये मान के चलो मेरा घंटे का रेट 250 है, वो नहीं बात बनेगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा बूस्टअप करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी अनरेगुलेटेड चीज़ें, तुमको इक्विपमेंट लेना है, नया ग्राफिक कार्ड लेना है, ये सारी चीज़ें नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा बूस्टअप कर लो, अराउंड 300 350, ठीक है। मान लो अगर एक बार को हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं 400, कि मेरा पर आवर प्राइस है 400, जिसमें मैं अपना मंथली बिल्स भी पे कर पाऊँगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमा पाऊँगा, और अगर मेरे को इक्विपमेंट पे कुछ खर्च करना है वो भी कर पाऊँगा, ठीक है। 400 ले लिया। अब जो भी तुम्हारे पास प्रोजेक्ट आ रहा है, उसकी तुमने रिक्वायरमेंट समझी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो एक एवरेज रफ आइडिया तुम्हारे पास लग जाएगा कि इसको बनाने में मेरे को इतने घंटे इतने दिन लगेंगे, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ, एंड देन उसका एक रफ एस्टिमेट लगा लो कि अगर मेरे को कुछ चीज़ बनाने में मान लो कि 2 दिन लग रहे हैं, मतलब 16 घंटे, ठीक है, 16 इंटू 400। अब ये एक बार को देखने में लगेगा तुमको बहुत ज़्यादा, 6,400, ठीक है, 2 दिन का 6,000, पड़ता है यार, होता है तो है, पॉसिबल तो है यार। बट ये वही है चीज़ कि तुम्हें ये नहीं पता ना कि तुम किस टाइम तुम्हारी कितनी प्रोडक्टिविटी निकलेगी, कितना तुम्हारा रिविजन्स में टाइम जाएगा, क्योंकि क्लाइंट को तो तुम्हें 1 टाइम प्राइस बताना है। 1 टाइम प्राइस ही बताओगे उनको तुम। अभी 2 दिन में तुम्हारा ड्राफ्ट बनेगा कि फाइनल बनेगा या रफ कट बनेगा, ये तो पता नहीं ना। बहुत कंफ्यूजिंग है ना ये प्राइसिंग करनी, बहुत कंफ्यूजिंग है। बट मुझे ये रिजल्ट निकला एंड समझ में आ रहा है एंड में कि अगर हम प्राइस को फ्लेक्सिबल रखते हैं, तो मे बी इसमें हमारा जो क्लाइंट्स के साथ रिलेशन है ना, वो भी मतलब टिकेगा ज़्यादा, और हमारी वर्थ जो है ना वो प्रॉपर मिलेगी उसमें। बिल्कुल डर भी लगता है ना यार कई बार कि अगर मैंने प्राइसिंग बता दी तो भाई क्लाइंट भाग ना जाए। होता है, उसमें भी अगेन तुमको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा कि देखो अब ऐसा होता है कि एक बहुत फेमस सेइंग है, जैसे मान लो तुम कॉल पे बात कर रहे हो, ठीक है, मेरे और अमृत की बात चल रही है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अमृत तुम क्लाइंट हो, ठीक है, तुम मेरे से पूछो मेरी प्राइसिंग, हाँ भाई तुम्हारी प्राइसिंग क्या है, आपके रिक्वायरमेंट समझूंगा, ये समझूंगा, वो समझूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। मान लो चलो रिक्वायरमेंट समझ ली सारी, आधा घंटा बात हो गई, ठीक है। अभी मेरे को प्रोजेक्ट समझ आ गया और मैं करने को रेडी हूँ, ठीक है। अब दोबारा पूछो मतलब प्राइसिंग क्या है तुम्हारी, मतलब एक रील की या फुल वीडियो की कैसे करते हो भाई तुम? देखो वैसे तो प्राइसिंग बहुत वेरी करती है, बट जैसे मैंने आपकी रिक्वायरमेंट समझ ली है, तो हम आइडियली मैं चार्ज करता हूँ 5,000 एक रील का। बट सिंस आपका बिजनेस बहुत अच्छा लगा मेरे को, आपका शू का ब्रांड है एंड मैं पर्सनली बहुत इंटरेस्टेड हूँ, आपका बहुत अच्छा है, तो मेरी फाइनल प्राइसिंग होगी 4,000 फॉर अ रील। ठीक है भाई करते काम फिर। अरे तुम तो बढ़िया क्लाइंट हो गए। बट देखो ये क्या होता है, यहाँ पे मैं वो पॉइंट आउट कर रहा था कि देखो अब जैसे मैंने ये बोला ना 4,000 प्राइसिंग, अब इसके बाद क्या एक सेइंग है कि जो बंदा इस प्राइस बोलने के बाद सबसे पहले बोलेगा ना, वो हार गया बेसिकली।
नेगोशिएशन में। हाँ, ये पहले भी Negotiation एक बार बताई थी तुमने मुझे ये बात। लास्ट में मे बी बहुत कोशिश के बाद देन सबसे ज्यादा हो सके जितना तुम्हारी प्राइसिंग लास्ट में ही आनी चाहिए। मैंने अगर 4,000 बोल दिया, उधर क्लाइंट का बजट था 12,000, मेरा तो नुकसान हो गया ना। यहाँ पे मैंने गलती ये करी कि एक तो मैंने अपना पहले डिस्काउंट कर दिया। हाँ, एक प्राइस बताया, उसको पहले डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। सामने वाले के नज़र में होगा कि यार इसकी सर्विसेज ऑलरेडी सस्ती थी और इसने और सस्ती कर दी। अभी तो पहली बारी बात हो रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़, मैंने उसका बजट नहीं पूछा। तो अगर ये एक्चुअली में मैं करूँगा तो आप पूछो प्राइसिंग। और भाई बताइए आपकी प्राइसिंग क्या है, मतलब किस प्रोजेक्ट की, रील की या रील्स की? बहुत की, दोनों की। दोनों की, ठीक है। तो आपको वैसे मंथली कितनी रील्स चाहिए होंगी? मुझे 15 चाहिए, अराउंड 15 तो होगी हमारी। हाँ ठीक है, तो मतलब आपको हर ऑल्टरनेट डे पे एक रील चाहिए ना। हम्म। एंड ये रील्स आप कौन से पेज पे डालोगे, मतलब अभी कितने फॉलोअर्स? ओवरऑल मतलब मेनली तो हमारी ऑडियंस इंस्टाग्राम पर ही है, एक्टिव है हमारे साथ, तो बेसिकली तो उधर ही जाएगी, इंस्टाग्राम पर ही। एंड अभी क्या कुछ एंगेजमेंट रहती है, मतलब कुछ फॉलोअर काउंट या लाइक काउंट? मतलब 100 के है तो हमारे शूज 100 के हैं, ठीक है। तो जैसे आप अब अगर हम जो रील्स बना रहे हैं उसका आपका मेन टारगेट क्या है, मतलब फाइनल, कि वो रील देख के क्या व्यूअर आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा या फिर वो सिर्फ कंटेंट है? बेसिकली रील अच्छी लगनी चाहिए कि जो हमारे मतलब कस्टमर हमारे पास आए, जो हमारे जूते खरीदे, हमारे शूज़ खरीदे, बेसिकली वो होनी चाहिए कि रील। तो मतलब आपका रील से कन्वर्जन होगा ना? कन्वर्जन, हाँ बिल्कुल कन्वर्जन होगा, मतलब वो पैसा जनरेट करेगी। ठीक है। अगर हम कुछ एक रफ मान के चलें कि हमने एक मंथ में 15 रील्स बनाई, तो एक मंथ में कितना हम रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे? कुछ बॉल पार्क नंबर, नॉट एग्जैक्टली। जैसे हमारा अभी तो 5-6 लाख हुआ है अभी हमारा प्रॉफिट, तो थोड़ी हमारी टीम और बढ़ाने का सोच रही है, जैसे 10-15 लाख ऑनलाइन मीडिया से आए, मतलब अट्रैक्ट हुए क्लाइंट हमारे साथ, ऑनलाइन भी मतलब परचेज करे हमारे स्टोर से, तो वो हम सोच रहे हैं अभी। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी 5 to 6 लाख बन रहा है एंड आप उसको ऑलमोस्ट डबल करना चाह रहे हैं, तो अबाउट हम 5 लाख एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो जो हमारा जनरली रहता है विच इज़ कि हम जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट कर पा रहे हैं उसका हम 20% चार्ज करते हैं, ताकि आपके लिए भी वो चीज़ वैल्यूएबल रहे एंड हम भी उसके ऊपर एफर्टफुल काम कर पाएँ। तो 20% अगर हम 5 लाख भी अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते तो दैट वुड बी अराउंड 1 लाख रील्स का, ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ आपकी कॉन्वर्सेशन ख़त्म। अब आपके ऊपर है कि मतलब वो डील मानता है या नहीं मानता है, नेगोशिएट करता है, क्या करता है क्लाइंट। अब इसके अंदर क्या है ना कि आपने उनको पहले ही एक नंबर भी दिखा दिया खुद ही, जो उनके दिमाग में पहले से था कि ये अगर मैं इससे काम करवाता हूँ तो ये मेरा 5-6 लाख का प्रॉफिट करा के देगा, और मेरे को खुद से कुछ नहीं देना, मेरे को प्रॉफिट का ही एक परसेंटेज देना है जो कि इन्वेस्टमेंट है। नॉर्मली अगर कोई तुमसे पूछेगा कि 15 रील्स का कितना चार्ज करोगे, क्या तुम 1 लाख बोल सकते हो? नहीं 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 भाई, बंदा 2,500 में भाई बंद करके चला जाएगा भाई। तो यहाँ पे आता है कि जितना तुम्हारा, अब जैसे मान लो तुमने 5-6 लाख बोला, तुम मेरे को 1 लाख बोलते तो मैं उसका 20,000 चार्ज कर सकता था ना। और ऐसा भी हो सकता कि तुम मेरे को बोलते मेरा कोई प्रॉफिट नहीं बन रहा, तो उस केस में एज अ बिजनेसमैन मैं खुद यही सजेस्ट करूंगा कि देखो आप फिर रील्स पे इन्वेस्ट मत करो, कॉज इसके अंदर कैश बर्न होगा आपका, और आप जो भी पैसा मेरे को दोगे, अगर आप मेरे को 500 रुपये भी दोगे ना, वो भी आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा है। तो आप पहले प्रॉफिट जनरेट कर लो, उसके बाद आप इसके ऊपर आना। पर यार जो अगर ये तुम कह रहे हो ना, ये तो बात बिजनेसमैन ही कह रहा है। अगर जो एडिटर जिसको काम चाहिए, तो अगर वो थोड़ी ना कहेगा कि भाई तू पहले पैसे कमा फिर मुझे काम दे। वही चीज़ है ना कि तुमको अपने आप को एज अ बिजनेसमैन ही पोर्ट्रे करना पड़ेगा, तभी तुम उसका प्रोडक्ट बेच सकते हो ना, इज्जत के साथ काम करना है तो। हाँ, अभी जैसे मैंने तुमसे बात करी तो तुमको लगेगा ना कि हाँ ये बंदा नंबर्स की बात कर रहा है, इसको कुछ तो आता होगा। पैसे की नीड सबको है, तुम किसी को भी बोलोगे पैसा चाहिए, हाँ चाहिए, ठीक है, बट तुम अगर डेस्परेट शो हो गए ना कि यार इसको तो बहुत ज़्यादा ही नीड है, तो फिर तुम्हारे नेगोशिएशन में तुम हार गए ना स्टार्टिंग से, क्योंकि तुम वहाँ पे डील क्लोज करने आए हो, तो जो डील क्लोज करेगा उसका लेवरेज तुम्हारे ऊपर ज़्यादा हो गया ना। लैंडर तुम बताओ, अपनी राय दो कि कैसे करना चाहिए बिगिनर एडिटर को चार्ज। लक्ष्य भी कहता है कि बिजनेसमैन वाला वो आ जाता है बीच में, और तुमको कैसे लगता है कि कैसे चार्ज करे वो? वैसे समझ में आएगा उसे करके ही ये चीज़। ऐसा भी नहीं है कि वो हर किसी के सामने एकदम बराबर रह के बात करे कि मेरे बराबर का नहीं है क्लाइंट तो मैं उसको रिजेक्ट ही करता जाऊं। अच्छे क्लाइंट्स के साथ भी तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा, और जो चीप क्लाइंट्स है ना उनके साथ थोड़ा सा सख्ती के साथ चलना पड़ेगा। बैलेंस नहीं होता एक बोले तो, मार्केट में वो बैलेंस तुमको समझ के चलना पड़ेगा आगे। अच्छा, एक और रोल प्ले करते हैं ना, मैं क्लाइंट बनता हूँ, नाइट्रॉक्स तुम आंसर करना, ठीक है?
मतलब ठीक है। मैं तुमको अपना बिजनेस बेसिक बेसिक समझा देता हूँ जो तुमको ऑलरेडी पता है अब, ठीक है। मेरा है कॉस्मेटिक्स का ब्रांड। मेरी मेन टारगेट ऑडियंस है 18 से 25 साल की फीमेल्स, ठीक है। और हम स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर ये सब वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और इंस्टाग्राम की हमें चाहिए रील्स, और साथ में यूट्यूब पे वीडियोस 10-10 मिनट के जिसके अंदर हम अपना प्रोडक्ट समझा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ मतलब कि तुम्हारी प्राइसिंग क्या है, तो तुम कैसे आंसर करोगे? आप मंथली कितनी रील मतलब चाहते हो बनाना? देखो मेरे को चाहिए कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 रील चली जाएं, हम्म। और महीने की 2 मेन वीडियोस 10-10 मिनट की। उससे शायद से हम स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा। आप बताओ, मतलब वैसे आप काम करते हो ये वाला, तो कितना जनरली करना चाहिए? तो आप मतलब क्या चाहते हो कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है आपके रील्स की, आपकी मेन फॉर्मेट की? तुमने मेरा क्वेश्चन ही नहीं सुना। मैंने क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, तुम ये काम करते हो ना। अच्छा, क्वांटिटी रील्स है उसकी। और मेन वीडियो तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि उसका कौन सा हाँ, यूट्यूब अच्छा, चैनल अभी चालू हुआ है। समझ गया। देखो, अगर आपको सोशल मीडिया पे, अगर इंस्टाग्राम पे अगर आप डालना चाह रहे हो इन सब के लिए, और अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा बेटर सेल पे जाए, वायरल जाए कंटेंट, तो फिर मे बी आप हफ्ते की 3 रील्स के हिसाब से तो आप चल सकते हो। 3 रील्स ठीक है, मतलब महीने की 12 ना। महीने की 12। अगर आप मेन फॉर्मेट के साथ चलना चाहते हो, मे बी 2 फॉर्मेट भी चलेगा। अच्छा, ठीक है, तो आप इसका मेरे को चार्ज बताओ फिर, क्या रहेगा? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? कैसी ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने इससे कंटेंट से? वही जो मतलब लेटेस्ट जेंजी है, 18 से 25 साल वाले। यार, इधर फिर भी मैं हुक पे एक जगह फंस गया फिर से। नहीं नहीं, तो मैंने बताओ ना, मैं मैंने उसके बाद लिटरली पॉइंट, पहले तुम कॉन्वर्सेशन खत्म तो करो उसके बाद बताना। मैं प्राइसिंग रखना नहीं चाह रहा हूँ ना, मुझे ये दिमाग में अच्छे से चढ़ा है, बट मैं सामने से कैसे निकलवाऊँ डेटा? बहुत बार ऐसा भी होगा कि तुम प्राइसिंग नहीं निकलवा पाओगे, क्योंकि जो क्लाइंट है मैं हूँ। मैंने सीख लिया कि मैं भी प्राइसिंग अगर पहले बताऊंगा तो मेरी प्राइसिंग हार गई, तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि प्राइसिंग देना पहले। तो ये तो बैटल रहेगा। कई बार हो सकता है तुमको खुद भी बतानी पड़े, बट उस केस में भी तुमको जीतना है ना। तुम ना प्राइसिंग उसकी 50% तो पहुंच ही सकते हो उसके हिसाब से। तुम अपनी जितनी जो सर्च है ना उसको नैरो डाउन करते जाओ कि इसको ये चाहिए। कुछ रेफरेंसेस पूछूं फिर मैं? मैंने देखो अभी तुमसे यही क्वेश्चन पूछा कि लाइक आपने बताया कि 12 रील्स और 2 वीडियोस, तो इसका मेरे को जस्ट एक रफ रेंज बता दो ना, मैं भी फिर जाऊँ, मेरे को आगे अभी कंपनी के साथ बात भी करनी है। और अभी इस चीज़ में यहाँ ये नहीं पूछ सकता ना कि आप कितना जनरेट कर रहे हो अपने ब्रांड से, या चाहते क्या हो कि इसके बाद मैं कितना जनरेट कर पाऊँ। तुम ये नहीं पूछ सकते एग्जैक्ट नंबर्स, बट तुम ये पूछ सकते हो कि क्या इससे डायरेक्ट सेल्स आएंगी या फिर ये सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस के लिए है। अच्छा, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इससे डायरेक्ट सेल्स आए, या फिर बस ऐसे सोशल मीडिया पे आपको वो करना है, विजिबिलिटी चाहिए सिर्फ। विजिबिलिटी चाहिए? ये पूछ सकते हो, पूछो। आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सोशल मीडिया पे विजिबिलिटी ज़्यादा है, या फिर आप सेल्स ज़्यादा चाहते हो? देखो वैसे तो हमारे ऑलरेडी हैं 50-60 हज़ार फॉलोअर्स हैं। मतलब थोड़ी बहुत हमारी मतलब रील्स पे 5 से 10 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं। बट मतलब मेरे को मेरे बाकी बिजनेस फ्रेंड्स ने सजेस्ट करा कि थोड़ा सा आप अच्छे से एडिट करके डालो तो शायद और रीच भी आ जाए, और थोड़े और मतलब सेल्स भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके नीचे हम कई जो रील्स हैं आपके उनको एज एन ऐड भी रन कर सकते हैं, तो हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेल्स आएँ उससे। तो इस हिसाब से अगर आप फिर मंथ की 12 रील्स चाह रहे हैं, और अगर आपको 2 मेन फॉर्मेट चाहिए, 50,000 फिर इसका आपका बनेगा फिर। 50,000 हाँ। ठीक है। वैसे मतलब अगर हम कोई ऑफलाइन एडिटर हायर करें तो वो तो 20-30,000 में हमारा मंथ का नहीं बन जाएगा? अच्छा। आपके जैसा आपका ब्रांड है, मैंने ऑलरेडी काफ़ी ब्रांड्स के साथ ऐसे काम किया हुआ है, एंड उनका भी सेम आपके जैसा नीड था, एंड देन उनका भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बना है, उनकी मार्केटिंग काफ़ी अच्छी बनी है जैसा उनको नीड थी। तो मुझे आइडिया है काफ़ी कि कैसे इस कंटेंट के साथ काम करना है जो ज़्यादा वैल्यूबल, ज़्यादा इफेक्टिव होगा, एंड ज़्यादा रीच ला सकता है। ठीक है, ठीक है। एंड अगर हम आपके ऐसे काम अगर शुरू करते हैं तो हमें कितने मंथ्स में रिजल्ट दिखने लग जाएंगे? देखिए, इस चीज़ की गारंटीज मतलब हमारे इस मार्केट में होती नहीं है कि हम व्यूज़ का और सब्सक्राइबर्स काउंट्स का, इन सब का गारंटी हम लोग ले नहीं सकते इस चीज़ में, क्योंकि ये आपके चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपके ब्रांड्स के ऊपर डिपेंड करता है।
बट अगर आप क्वालिटी कंटेंट की बात करते हैं, क्वालिटी एडिट की बात करते हैं, जिसमें आपका रिटेंशन वगैरह ज़्यादा अच्छा है, सब कुछ है, तो वो चीज़ में मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वो बेस्ट रहेगा हमारे लिए, एक अच्छे क्वालिटी ब्रांड को प्रेजेंट करने के लिए। फेयर इनफ। ठीक है, ठीक है, मैं फिर आपसे बात करता हूँ। आप बताओ मतलब क्या लगे तुमको। तो यही है कि मतलब हाँ, कि ये भी बात आ जाती है कि रिजल्ट, क्योंकि मैंने कई वीडियो एडिटर देखे हैं कि जिन्होंने रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, एजेंसियाँ देखी हैं कि कई एजेंसी ऐसी भी है कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आए तो हम आपको फुल पैसे वापस कर देंगे भाई। पहले तो चलो उसी पे आ जाओ, पहले तो प्राइस पे आ जाओ कि जैसे अभी तुमने स्टिल वो वाली मिस्टेक करी कि तुम मेरे से रेवेन्यू नहीं पूछ सकते थे या फिर ये कुछ नहीं पूछ सकते थे, कॉज जो मर्जी रीजन हो, ठीक है, बट तुमने बजट नहीं पूछा। बजट नहीं पूछा ना, आपका बजट कितना है? हाँ, कि आपका ये प्रोजेक्ट के लिए बजट कितना है, कॉज आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कुछ बजट लेके चल रहे हो ना। अब हो सकता है उस पर मैं आगे जो मर्जी आंसर करूँ कि यार हमने अभी बजट बताया नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ खाली, है ना, वो वाले हो सकता है ऑफकोर्स, बट तुम्हारा काम है कि बजट पूछो। और उसके बाद दूसरा, जब मैंने क्वेश्चन करा कि फ्रीलांस वर्सेस जॉब, उस टाइम पे ना ज़्यादातर लोग ना डिफेंसिव हो जाते हैं कि यार मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं कर दूँगा, ये कर दूँगा, ये कर, ठीक है, सब कुछ मैं कर दूँगा। बट उस टाइम पे तुमको डिफेंसिव नहीं होना, उस टाइम पे तुमको उनको रियलिटी चेक देना है कि देखो आप एम्प्लॉय हायर करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपकी ऑफिस स्पेस लेगा, वो आपके ऑफिस के रिसोर्सेज लेगा, आपको उसको इक्विपमेंट्स देने पड़ेंगे, वो एक अलग से कॉस्ट है जो आप कैलकुलेट करके देखोगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगी। सेकेंडली, आप एम्प्लॉयज़ हायर करते हो तो आपको उनको इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ प्लान, एफडी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, एक एचआर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड जब आप फ्रीलांस पे काम कर रहे हो तो आपको मेरे को वो सब देने की ज़रूरत नहीं है, और उसी चीज़ का प्राइस मैंने अपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया है, ठीक है, तो आपकी हेडेक भी कम हो गई एंड आपका प्राइस भी सस्ता हो गया। भाई साहब, ये बहुत कॉमन सी चीज है, जबकि आनी चाहिए थी। वही चीज़ कि तुम जितना ज़्यादा बिजनेस को समझोगे ना, उतना ज़्यादा तुम उनके पेन पॉइंट्स को, वो क्यों तुम्हारे साथ बात कर रहा है, दुखती नस को पकड़ सकते हो हाँ, भाई। वो तुम्हारे बात ही नहीं करता ना, अगर उसने ऑफलाइन हायर करना होता, तुम हाँ। फ्रीलांस हो उसको पता है, बट वो तुम्हें ट्रिक इसीलिए करता है ताकि तुम नेगोशिएट करो उसके साथ। मैंने पिछली बार ये गलती की है कि मैं हायर हो गया था मतलब वीडियो के लिए, उसने जब मुझे रेफरेंस दिया था कि वो कुछ और था कि सिंपल था, चलो मैंने उसको प्राइस बता दी, ठीक है। तो जब मैं उसके साथ काम करने लगा उसने मुझे कहा भाई ये भी कर सकते हैं हम ऐड, ये भी इसको और एंगेजिंग कर सकते हैं, बल्कि वो रेफरेंस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था कि हम ऐसे करेंगे, बट जो उसने मुझसे काम कराया वो मतलब उससे डबल था उस वीडियो हाँ, से। तो वही चीज़ तुमको पहले से कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना पड़ता है वो। देखो प्राइसिंग भी होगी सेट कि मतलब क्लाइंट आ भी गया तो अब हम काम भी करने लगे हैं, ठीक है। तो ठीक है। मुझे ये बताओ कि हम रिलेशनशिप कैसे सेट करें क्लाइंट के साथ, कि हमको फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना है या फिर हमको कि मतलब उसको किंग बना देना है कि भाई कि हम तुम्हारी बात मानेंगे अपना कुछ नहीं करेंगे, या फिर हम इंटरमीडिएट या फिर ना बैठाना। हाँ मीडियम रखें कि भाई तुम मेरी बात भी मान, मैं तेरी बात भी मानूंगा। मैं तो पर्सनली रखता हूँ पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, साफ बराबर का। बराबर का, ठीक है, मेरे लिए वही वर्क करा है अभी तक, और मैंने स्टार्टिंग से वही करा, मैंने ज़्यादा वो करा नहीं था कि मतलब एम्प्लॉय और ओनर वाली वो वाली भी नहीं करी, बॉस वाली रिलेशनशिप भी नहीं करी मैंने ज़्यादा, और ना ही रैंडम कुछ, यही करा था मैंने, बिजनेस वाला ही करा था मेनली। नाइट्रॉक्स तुम बताओ। यार लेकिन मैंने देखा है कि मैं भी यही चाहूंगा कि बराबर का रहे, ताकि तुमको काम करने में भी रिस्पेक्टफुली रहेगा, देन काम करने की इच्छा करेगी, खासकर जाहिर सी बात है। एक चीज मैंने नोटिस की है कि जो क्लाइंट्स अपने कंटेंट के साथ बहुत ज्यादा वो नहीं होते कि रश में कंटेंट जाता है उनका बहुत ज्यादा, उनके साथ ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। वो रिस्पेक्ट नहीं रहती, फिर वो एक लेबर वर्क जैसा चलता है काम। हाँ, वही कि देखो जो अपना काम है ना वो बहुत इजीली लेबर वर्क के साथ मिक्स मैच हो सकता है, और वही सेम सीन है, आपने एक सर्विस दी है, आप उसका पैसा चार्ज कर रहे हो, और इनिशियली आपकी जो वेजेस हैं, कहना नहीं चाहिए बट वो काफ़ी सिमिलर ही होती हैं, ठीक है, तो उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको यही है कि आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा, आपको अपनी बातें रखनी आनी चाहिए, और रिलेशनशिप भी आपको उसी तरीके से मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप यही सोचोगे ना कि ये रहा क्लाइंट, ये रहा मैं, वो बेचारा वो इतना ज़्यादा 2-3 करोड़ कमा रहा है वो, और मैं यहाँ 15-20 हज़ार पे हूँ, मेरे को तो उसी की बात सुननी पड़ेगी, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे, सीधी बात है। चाहे वो 2-3 करोड़ ही क्यों ना कमा रहा हो, बट वो जो करोड़ों
उसके ब्रांड्स आ रहे हैं, वो ब्रांड जो दुनिया को दिख रहा है वो तुम्हारे बैरियर्स के बाद ही दिख रहा है, तुम्हारे फाइनल टचअप के बाद ही वो दिख रहा है। तो तुम्हारे पास ही सबसे बड़ा एक पावर है उसका वो दुखती नस पकड़ने का। तो रिलेशनशिप वैसा ही है कि तुम इक्वल पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स, क्रिएटिव पार्टनर, डायरेक्टर, ये सारे रोल्स अगर तुम कर सकते हो, इसमें ऑफ कोर्स काम ज़्यादा लगेगा वैसे अमृत, बहुत मतलब तुम एज एन एडिटर रहो, बहुत थोड़ा काम करना पड़ेगा, सिर्फ एडिट करो, प्रीमियर खोलो, दाविंची खोलो, बंद करो, अपना पैक करके जाओ, ठीक है, थोड़ा काम है। जो मैं बोल रहा हूँ उसमें काम थोड़ा ज़्यादा है, तुमको उनसे बीच बीच में अपडेट्स लेने पड़ेंगे कि यार आपकी वीडियो ये बनाई थी, इस पे कितने व्यूज़ आए यार बताओ तो सही, कुछ क्या रिटेंशन आई, ठीक है, कितनी एंगेजमेंट आई, रिस्पॉन्स क्या जा रहा है, इसमें मैं और क्या इंप्रूव करूँ, आप आगे के लिए क्या प्लान कर रहे हो, कम्युनिकेट और करना पड़ेगा। पर ये तो बढ़िया चीज़ है ना कि जैसे तुमने की बताई कि हम ऐसे मतलब क्रिएटिव डायरेक्टर की तरह पार्टनरशिप की तरह उनके साथ काम कर सकते हैं, ये तो बढ़िया चीज़ है। हाँ ये ऑफ कोर्स बढ़िया, और इसमें इन दोनों एडिटर और क्रिएटिव डायरेक्टर की पे में 10 to 20x का डिफरेंस होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि क्रिएटिव डायरेक्टर पे बंदा, क्लाइंट जो है वो ट्रस्ट करेगा, एडिटर पे नहीं ट्रस्ट करेगा। अगर एज अ फ्रीलांसर करो तो तुम वो है ना, वन मैन आर्मी हो गए फिर तो तुम इस चीज़ के। हाँ ये तो वो फ्रीलांसिंग तो अब वो ही हो गया, आप जैसे प्लेटफॉर्म पर की जो तुमने दी बस मैंने कर दी, बस चलो गिग हो गया, बस चलो ठीक है काम खत्म। वो वाला तो रिलेशनशिप सारा बेकार है। फाइवर, अपवर्क से तुम किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर सकते। वो तो बहुत पुराना जमाने का काम हो गया भाई, अब तो। बट फिर भी आज कर रहे हैं वैसे, वो नहीं हम कर सकते। जैसे हम जैसे इंस्टाग्राम पर किसी को आउटरीच करते हैं कि भाई मैं आपका कंटेंट अच्छा बना सकता हूँ कि आप मतलब हमारे साथ काम करो कि ऐसे करके, तो उसमें हम रिलेशनशिप रख सकते हैं ना, मतलब ऐसे फिर एडिटर का ही फायदा है, मतलब फिर उसके बाद और क्लाइंट आएंगे उसके पास। हाँ, जैसे एज अ रोल ऑफ क्रिएटर करता है वो, उसके पास बेसिकली और क्लाइंट आएंगे और कि मतलब और उसको कहेंगे कि भाई ये बंदे ने काम मेरा अच्छा किया, उसने रिजल्ट भी दिया और उससे काम कराओ, कि रेफरेंसेस बहुत मिलेंगी फिर। वैसे भी देखो तुम ना बिजनेस का टाइप और जो बिजनेसमैन है उसकी एज, वो देख के भी थोड़ा तुम गेस कर सकते हो कि इनका कैसा रखना है। जैसे अगर मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता है, कोई 35-40 प्लस का होता है तो मैं उनसे जनरली आप करके ही बात करूंगा। वैसे तो मैं ज़्यादातर जितने क्लाइंट से सबसे मतलब रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ, एंड सारे मेरे साथ भी फिर रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, भले मैं 18-20 का हूँ, जितने मर्जी साल का हूँ, ठीक है। और दूसरा ये कि बिजनेस का टाइप, अगर किसी का जैसे कंटेंट वाला बिजनेस है, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है, तो उनसे आप थोड़ा फ्रैंकली बात कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं तू तड़ाक पे मत आओ, बट थोड़ा फ्रैंकली बात कर सकते हो। ब्रो हम ये कर सकते हैं, ब्रो ये कर सकते हैं। हाँ मतलब जो जनरली मैंने देखा जितने कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो थोड़े रिसेप्टिव होते हैं फीडबैक को लेके, कि आप अगर उनको बोलो कि यार अपनी ये लाइट जो है ना यहाँ की जगह यहाँ रखो, तो हो सकता है वो नेक्स्ट वीडियो में कर दे वो चीज़। दिल लगने के कर देते हैं वो, उसको पता है। ज़्यादातर मेरे को बढ़िया वही लगता है कि ऐसे लोगों के साथ काम करो जो खुद इंप्रूव करना चाहते हो, ऐसे क्लाइंट के साथ काम करो। अच्छा हाँ, इससे नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं ना कि अपना प्रोजेक्ट हो गया, शुरू हो गया, पैसा हो गया, ये सब हो गया, अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर जैसा रिविजन्स एक तो बहुत दिमाग खाते हैं मेरा, ठीक है। तो अभी क्या है, जैसा हमने पोजीशन कर दिया ना स्टार्टिंग से, अगर आप ये करते आ रहे हो तो मेरे ख्याल से आपका रिविजन्स वाला प्रोसेस थोड़ा तो ईजी हो गया अभी, काफी बिकॉज हमने अपने आप को क्रिएटिव डायरेक्टर की तरह पोर्ट्रे कर लिया, तो सामने वाला क्लाइंट जैसा भी है वो थोड़ा बहुत तो हमें रिगार्ड करेगा। बट इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब तुमने पर्सनली फेस की हैं कि ये बहुत। यार देखो, क्लाइंट्स को ना ये पहले होता है ना कि ड्राफ्ट मैंने पहले भेज दिया, जैसे पहले ड्राफ्ट में उसने जो चेंजेस भेजे होते हैं तो मैं उसको प्रॉपर तरीके से करता हूँ, सेकंड ड्राफ्ट में वो वैसे चेंजेस भेजता है कि जो पहले ड्राफ्ट में भी भेज सकता था एक बार में। और वो यही तरह की हरकतें अगर 3-4 ड्राफ्ट में करता है ना, तो वो तुम्हारा फिर उसमें से इच्छा बढ़ जाती है कि बस किसी तरह से ये काम खत्म हो। बेसिकली बहुत सारी रिवीजन और बहुत डिफरेंट रिवीजन जो कि इकट्ठे नहीं दी। तुम्हें पहले क्यों नहीं दिख रहा है भाई वो चीज़? वो तुम एक बार में बता दो ना मुझे। अब देखो एज अ क्लाइंट अगर मैं सोचूं ना, लाइक अगर मैं क्लाइंट की सीट पे बैठा हूँ तो एक चीज़ तो जैसे जो ये क्रिएटिव वीडियो या डिज़ाइन या जितना भी है, इसको एक बार में एनालाइज नहीं कर सकते। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि तुमको बार बार देखना पड़ता है, या फिर मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैंने कोई चीज़ खुद बनाई या खुद किसी से बनवाई, मेरे को बढ़िया लगी, मैंने उसको एक बार रिविजन बता दिए और फिर मैंने वो अपने दोस्त को दिखाई, फिर उसने कुछ रिविजन बताए और अब मेरे दिमाग में आ गई कि यार नहीं, यहाँ पे रेड नहीं, यहाँ पे तो ब्लू चाहिए मेरे को, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हो तुम लोग कि एक तो जैसे तुम भेजो ड्राफ्ट, साथ में ही पूछ लो कि इसके अंदर क्या सजेशंस है, क्या रिव्यूज़ है, ये सब, ठीक है। खाली ड्राफ्ट मत भेजो, उसके साथ कुछ लिख के भेजो
कि ये इसके अंदर मैंने ऐसे ऐसे करा, इसके अंदर मैंने ये ग्लो थीम सेट करी कॉज आपका साईफाई कंटेंट है और आजकल लेटेस्ट ये चल रहा है, और इसके अंदर आप बताओ कि क्या सजेशंस है। तो पहले से उनको हमें लगेगा, मतलब अगर मैं क्लाइंट की सीट पे बैठा हूँ तो हमें लगेगा कि हाँ ये बंदे ने जो करा इसको आता है, ठीक है। साथ में रिविजन्स बताने से पहले ही क्लाइंट को ये बता दो कि आप जितनी भी रिवीजन बताओगे प्लीज़ एक साथ बता देना, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो एंड मैं आपको एक साथ करके भेज दूंगा, देन आप उसको रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। और मैं तो जनरली ये करता हूँ, अभी जितने भी क्लाइंट्स हैं मैं जिनका एक एक दो दो साल से भी काम कर रहा हूँ, वो जैसे मतलब व्हाट्सएप पे हमारा मेनली बात होती है ज़्यादातर, तो मान लो 10 रिविजन्स आ गई एंड उसके बाद अब आगे कोई टेस्ट नहीं आया, ठीक है, तो मैं 1 घंटा वेट करूँगा और उसके बाद एक और टेक्स्ट अपनी तरफ से डाल दूंगा, गॉट इट ऑल दिस रिविजन्स, मेरे को समझ आ गई, इसके अलावा एनी रिविजन्स ये डाल दो खाली। और मोस्ट टाइम्स ऐसा होगा कि 2-3 रिविजन्स और आ जाएंगी, ठीक है। मतलब अगर मतलब तुम फिर से उनको रेंडर करके भेज रहे हो ड्राफ्ट, तो फिर वो रिवीजन दे भाई ये स्पेलिंग मिस्टेक आ गई, तो फिर ये गलत बात है। वो तो है, देखो फिर तुमको पॉइंट आउट भी करना पड़ेगा। अब इसमें यही है कि जैसे अगर कोई नया क्लाइंट है, फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी के साथ, तो ऑफ कोर्स तुम उनके साथ बहुत ज़्यादा हार्श नहीं हो सकते हो, ठीक है। वो तो है। अगर काफ़ी हद तक चांसेस है कि वो भी हो सकता है पहली या दूसरी बार किसी वीडियो एडिटर के साथ काम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट दे दो, ठीक है, थोड़ा सा दोस्ती भाईचारे में कर लो एडजस्ट। आसान होता है वैसे ये काम करना। हाँ नहीं देखो आसान होता है, तुमको अगर किसी ने बोला यहाँ पे टेक्स्ट हटा के ये डाल दो, दिक्कत नहीं है उसमें, बट ये मेरा 1 घंटा चला गया ना रेंडर करने में दोबारा। मतलब वही कि अगर जो तुमने कहा ना ये बात कि तुम उस बात को कहो हाँ सामने, तो मतलब भड़कने की जरूरत नहीं है, बट वो तुम आराम से वो बात को भी कह सकते हो। हाँ उसको तरीके से कह सकते हो। वही मैं कह रहा था कि उनको जस्ट ये कह सकते हो कि जैसे मान लो कि अमृत मेरा क्लाइंट है, ठीक है, ये मैंने भेजे रिविजन्स उसने दिए और मैंने करके दे दिया, फिर उसने कुछ डिफरेंट रिवीजन दिए जो कि पहले बारी में नहीं थे, तो फिर मैं उसको जैसे ये कह सकता हूँ कि ठीक है समझ गया कि ये चलो यहाँ पे ये इशू था, कोई बात नहीं इसको फिक्स कर लेते हैं, बट नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ट्राई करना कि आप इकट्ठे भेज दो, बिकॉज मेरे को रेंडर करना पड़ता है, फिर आपको लेट ड्राफ्ट मिलेगा। हर चीज़ में बेसिकली आपको ना क्लाइंट का बेनिफिट दिखाना है, सिंपल सी बात है, हमारे बेनिफिट की किसी को नहीं पड़ी। फिर तो हम लिमिट भी सेट कर सकते हैं रिविजन्स की, वो करनी होती है, मैं तो करता ही हूँ भाई, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टार्टिंग में वो भी करनी पड़ती है फाइनल। हाँ ऑफ कोर्स। देखो अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि क्लाइंट जो है वो नहीं मान रहा, 3-4 प्रोजेक्ट करे और उसकी रिवीजन आ ही जा रही है, फिर तुम साथ में वो कर सकते हो। मैं तो जनरली प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, उसमें लिखो कि 2 रिवीजन राउंड्स कॉम्प्लीमेंट्री है। 2 रिवीजन राउंड्स मतलब ये नहीं कि 2 रिवीजन्स, रिवीजन राउंड्स। एक रिवीजन राउंड में आप जो मर्जी चेंज दो, आप बोल दो कि पूरी वीडियो खराब लगी मेरे को, मैं बात करूंगा उस पर, ठीक है, उसको बना सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि आपने एक कराई, दूसरी कराई, तीसरा रेंडर हुआ, फिर चौथी, पांचवी, रिवीजन राउंड्स नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। 2 रिवीजन राउंड्स, तीसरा आपको चाहिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लाओ पैसे लो, हाँ माया दो, रिवीजन कराओ। रिवीजन राउंड्स के तुम पैसे चार्ज कर लो तो तुम्हें भी बेकार नहीं लगेगा, बल्कि जब रिवीजन एक्स्ट्रा आएगा ना मजा आएगा कि छोटा सा चेंज करा और उसका पैसा मिला, मजा भी आएगा। दिन साथ में पता है कि आगे वो चीज की कमाई नहीं होगी, बट कम से कम तुम्हारा काम ही आसान होगा, डिजाइन फाइनल होगा, ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, अगली बार से तुम उन्हीं चीजों के हिसाब से बेस से काम करोगे, तो आसान होता है तुम्हारे लिए। ये भी हो सकता है कि अगर क्लाइंट चलो दे रहा है रिवीजन ज़्यादा, अगर एडिटर ही वैसा हो कि वही ऐसे बार बार काम कर रहा है कि वो तो क्लाइंट भाग ही जाना है, फिर भाग जाएगा ना फिर क्लाइंट पे। देखो वो तो सबको समझ आ जाएगा। मान लो कि क्लाइंट ने 10 रिवीजन्स दी और उसमें से तुमने सिर्फ 5 करके वापस भेज दी, तो क्लाइंट तुमको खुद पॉइंट आउट करे। क्लाइंट को नहीं शर्म, हमें होती है शर्म कि हम नहीं बोल सकते कुछ चीज़, क्लाइंट पैसा दे रहा है, वो तुमको ज़्यादा ही सुनाएगा, ठीक है। तो अगर तुमने 5 रिवीजन करी, 5 नहीं करके दी, वो तुमको इमीडिएटली बोल देगा भाई ये बोला था ये नहीं करा, तो वो नहीं आएगा रिवीजन राउंड में, ऑफकोर्स वो तुम्हारी गलती है। एक और चीज़ है कि तुमको ना क्लासीफाई करना पड़ता है कि ये क्लाइंट शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं ना, फिर उनको तुम थोड़ा सा ज़्यादा लीनियंट हो सकते हो उनके साथ, कि अगर उन्होंने एक आध कुछ एक्स्ट्रा कहा है करने को तो तुम कर दोगे, बिकॉज तुमको पता है यार मेरा लॉन्ग टर्म का क्लाइंट है। हाँ। लॉन्ग टर्म क्लाइंट के साथ तो थोड़ा बहुत चल जाता है भाई, मिठाई उठाई देना भी चल जाता है बीच बीच में। क्या हाँ देना, भाई। क्या देना, मिठाई देना, तुमने दी मिठाई? अरे एक समय के बाद होता है। मेरे पास तो नहीं आई अभी तक नाइट्रॉक्स। बट वही है कि अगर देखो शॉर्ट टर्म क्लाइंट है तो तुमको पता है कि एक बार मेरे को काम ख़त्म करके नेक्स्ट काम नहीं मिलेगा, तो उसके साथ तुम थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल, ज़्यादा स्ट्रिक्ट रह सकते हो। जैसे मैं क्लाइंट हूँ और नाइट्रॉक्स मेरा एडिटर है ना, तो वो काम कर रहा है मेरे साथ सही, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ जा रहा है, सेल्स भी बहुत अच्छे तरीके से आ रही है, व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं भगवान की कृपा से,
और मेरे को रेवेन्यू भी बहुत अच्छा हुआ है, तो हमारा एज अ क्लाइंट हमारा फर्ज ये भी बनता है कि हम एडिटर को बोनस दे कि वो भी खुश हुआ है। वो तो है, देखो क्लाइंट कम्युनिकेशन टू वे ही है। जो तुम बातें कर रहे हो वो क्लाइंट की तरफ से भी होनी चाहिए, और जो तुम ओवर डिलीवरिंग खुद कर रहे हो वो ओवर डिलीवर क्लाइंट की तरफ से भी होना चाहिए बाद में। बट तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तुम्हें तन्मय भट्ट पता है ना? हाँ हाँ तन्मय भट्ट के बहुत चैनल्स हैं, ये पता है। तो तन्मय भट्ट का एक इंटरव्यू था जिसमें मैंने वो देखा था, वो बता रहा था कि जैसे जब भी हमारे चैनल पे आता है स्पॉन्सर ना कोई, तो सिर्फ मैं नहीं खुश होता, सिर्फ तन्मय भट्ट नहीं खुश होता, पूरी टीम खुश होती है। क्यों? क्योंकि सबको पता है स्पॉन्सर का 10-10% सबको जाएगा। तो ये चीज़ होती है कि जो तुम्हारा प्रॉफिट बन रहा है, अगर तुमने प्रॉफिट शेयरिंग कर दी ना अपने सराउंडिंग कलीग्स के साथ और अपनी जो टीम लोग के साथ। अपनी टीम के साथ, तो उनका मोराल और बूस्ट होता है और सब ओवर डिलीवर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और डिलीवरी करने का मन करेगा भाई उनका कि भाई मैं अच्छे से काम करूँ और वो मेरी तारीफ करे आगे से कि भाई तुमने क्या काम कर दिया है। वही तो वही कि तुम्हें अप्रिशिएट भी करना होता है एज अ क्लाइंट। अगर बात करें, अप्रिशिएशन भी चाहिए, एंड अप्रिशिएशन इन टर्म्स ऑफ मनी भी चाहिए होती है कभी कभी। अच्छा ये अमृत ये बताओ, एक बार तुम्हारे साथ हुआ था कि तुम्हारा एक क्लाइंट था, वो एक तरह से ब्लेम डाल रहा था तुम्हारे पर कि तुम्हारा एडिट किया हुआ कंटेंट उसका नहीं वायरल चल रहा है, तो वो ब्लेम तुम्हारे ऊपर डाल रहा था रिजल्ट्स पे ना। बेसिकली कि मतलब मैं उसकी एडिट कर रहा हूँ ना वीडियो, तो उसकी वीडियो मतलब वायरल नहीं जा रही थी उनकी वीडियो, तो वो फिर वो खुद कर रहे हैं, उनकी वीडियो वायरल जा रही है। मतलब मैं उनको मतलब बेसिकली क्वालिटी भी दे रहा हूँ कि अच्छी तरीके से जो वो खुद एडिट कर रहे हैं वो ज़्यादा वायरल जा रही है। हाँ, जो उन्होंने मुझे पहले रेफरेंस में सेंड किया था एग्रीमेंट में, तो मैंने उनकी तरफ सेम बनाकर भी दिए, तो फिर भी नहीं वो मतलब वायरल जा रही। तो वो फिर मतलब कहने लगा कि भाई मतलब ये वीडियो वायरल नहीं जा रही ऐसे ऐसे करके। तो वो फिर मतलब डिफिकल्ट हो जाता है कि मतलब सब कुछ तुम अगर मतलब एडिटर के ऊपर थोप देते हो ना कि ये वायरल नहीं जा रहा, कि इसने एडिट किया है, तो वो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। तो फिर मैंने उनको बेसिकली कॉल करके बता दिया कि भाई मतलब बेसिकली मतलब 80% तो आपका कंटेंट ही और 20% तो हमारा एडिटिंग की है। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, वायरल होगा, तो आपका खुद मतलब वायरल जाएगा वीडियो। तो बेसिकली मतलब एडिटिंग का इतना काम वैसे तो पहले आप भी कर रहे थे एडिटिंग, तो हम मतलब हमको क्यों हायर किया अगर आपको जा रहे थे वायरल। नहीं, रूड नहीं होना। देखो वही चीज़ है कि रूड नहीं हो सकते, बट वही कि एक्सपेक्टेशंस समझानी पड़ती हैं अपनी। समझाने के साथ साथ बट क्या होता है ना कि कुछ एडिटर्स होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है इस चीज के बारे में, वो उल्टा टेंशन लेते हैं। नहीं सही भाई, मैंने टेंशन ले लिया था भाई, मैंने खुद अपनी एडिटिंग पर डाउट करने लगा था। मैंने फिर होता है वो होता है। डीसी में बात किया, फिर तुमने तीनों से भाई बताओ फिर कैसे करें। लिटरली मैंने ये चीज खुद मतलब सीखी थी कि हमें हमारी कोई गारंटी नहीं इस चीज को लेके। हम उस समय ये चीज को लेके बात तो कर सकते हैं क्लाइंट से कि हाँ आपका कंटेंट जैसा आप चाह रहे हो वो हम बना के दे सकते हैं, बट वो चले ना चले इसमें हम गारंटी नहीं ले सकते। जो गारंटी कर रहे हैं फिर वो ये वही है ना, जैसे तुम पूछ रहे थे ना रोल प्ले के टाइम पे भी तुम पूछ रहे थे ना कि रिजल्ट्स कैसे क्या करें अगर कोई रिजल्ट्स पूछे, तो यही होता है कि द फ्यूचर ने भी यही कहा था, उससे भी यही ऑब्जेक्शन पूछी थी एक क्लाइंट ने, तो वो यही कहता है कि कोई भी जो प्रोफेशनल बंदा है वो रिजल्ट्स प्रॉमिस नहीं करेगा, वो अपना काम प्रॉमिस कर सकता है। एग्जैक्टली वही मैंने देखा है अच्छे क्लाइंट्स के साथ वो होता है, एडिटर्स के साथ भी होता है। बड़े बड़े क्लाइंट्स को जितना मैंने देखा, जिनका मैं मतलब नाम नहीं लूंगा ऐसे, तो उन्होंने भी वैसे साल का प्रॉपर होता है फाइनल, तो उन्होंने रिजल्ट फाइनल किया था कि मुझे इस साल के अंदर यहाँ तक पहुंचना है, तो क्या पहुंच जाएंगे? तो कहा सीधी सी बात उस समय वो फाइनल तुरंत रखनी चाहिए कि ये ऐसा नहीं होता। मेरे से एक्सपेक्ट मत करो, आप मेरे से क्वालिटी बहुत अच्छी Quality एक्सपेक्ट कर सकते हो। quality। आप मेरे से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो मेरी वीडियो है उसकी पेसिंग अच्छी होगी, रिटेंशन अच्छी आएगी, ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट देखो मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है ना। टॉपिक आप सिलेक्ट कर रहे हो, ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपके हैं या फिर स्क्रिप्ट आपके जो भी है, ठीक है, मेन कंटेंट आपका है ना। हम सिर्फ उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एडिटिंग के साथ, ठीक है, फाइनल टचअप दे रहे हैं। हाँ। चलो मैं तुमसे ये पूछता हूँ, चलो हमने वो भी कर लिया, हमारी कम्युनिकेशन भी होगी सब कुछ, तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि भाई रिजल्ट जो आपने काम किया था, जो लक्ष्य तुमने काम किया था, उनका रिजल्ट दिखाओ मुझे कि उन्होंने क्या रिजल्ट अचीव किया है। मतलब जो मैंने पहले काम किया या फिर जो तुम्हारे साथ काम किया? जो तुमने पहले काम किया वो अब तक कहाँ तक पहुंचे हुए, उनका रिजल्ट क्या है उनका, मतलब वो तो दिखाना पड़ता है। एज अ क्लाइंट हम उनको डिजाइन नहीं दिखा सकते ना अकेला, कि हम उनको रिजल्ट भी दिखा सकते हैं कि ऐसे करके कुछ। हाँ, ऑब्वियसली जैसे देखो एक्सपेक्टेशन में यही आता है ना कि देखो अब ऑब्वियसली कोई तुमसे एडिट करवा रहा है तो उसको चाहिए व्यूज़, उसको चाहिए रीच और अपनी सेल्स, तो तुम उसको डायरेक्टली ये प्रॉमिस नहीं कर सकते कि इतना प्रोडक्ट बिक जाएगा। बट तुम ये दिखा सकते हो ना कि मैंने देखो पिछले 5 ये ब्रांड के साथ काम किया था, जिनमें से एक ये बड़ा ब्रांड है और इसकी ये वीडियो पे 1.5 लाख व्यूज़ आया था जो मैंने एडिट करी थी, ठीक है।
इनकी ये 5 दूसरे ब्रांड्स हैं, इनकी नॉर्मली एवरेज व्यूज़ 50-60 हज़ार आते हैं और कई बार इनके व्यूज़ 5-10 हज़ार भी आते हैं। तो जो भी चीज़ है वो सिर्फ एडिटिंग के ऊपर नहीं निर्भर करती, आपकी वायरलिटी और रीच एडिटिंग पे नहीं डिपेंड करती। तो आपका कंटेंट है जो मेन किंग है उधर। केस स्टडी बना सकते हैं बेसिकली। हाँ, केस स्टडी बना सकते हो। इस बेसिस पे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। फिर तो अगर तुम्हारे मतलब जो रिसेंट क्लाइंट्स जितने भी हैं उनका अगर कंटेंट अच्छा गया है, उनका जो टारगेट था वो तुमने कवर किया है, ऑब्वियसली तभी तो लोगों को काम मिलता जाता है ना, क्योंकि सारे लोग नंबर्स देख के ही आते हैं। हाँ अभी क्लाइंट भी है, उसको देखने से थोड़ा बहुत पता चलता है कि हाँ ये वीडियो अच्छी है क्योंकि इसमें मोशन ग्राफिक है, ये है वो है, ठीक है। बट अगर मैं मान लो 5 नाइट्रॉक्स खड़े कर दूं, सारे सिमिलर काम करते हैं मोशन ग्राफिक्स का, अब तुम उनमें से कैसे पिक करोगे कि मैं कौन सा नाइट्रॉक्स हायर करूं? भाई 5 नाइट्रॉक्स रख रहे हो, 5 नाइट्रॉक्स के वो कैन लग रहे हैं मुझे सामने। तो उसमें तो बेचारा क्लाइंट भी रिजल्ट के बेसिस पे देखेगा ना कि इसने पास में कितने नंबर्स कमाए हैं, उसी के हिसाब से वो सोचेगा। तो तुमको अपनी केस स्टडीज़ बना के रखनी पड़ती है। और वैसे ऐसा ज़रूरी है भी नहीं, मतलब कहीं जो जैसे न्यू जो क्लाइंट्स होते हैं बेसिकली, उनको तुम्हारे पास्ट रिजल्ट से इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। उनको ये होता है कि अच्छा काम अच्छा कर रहा है और प्राइस नॉर्मल चार्ज कर रहा है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं जा रहा। कॉज अगर मेरे को मान लो मैं एक क्लाइंट हूँ और मेरे को चाहिए कि मेरे 100 जूते तो बिके ही बिके, तो मैं फ्रीलांसर नहीं हायर करूँगा ना, मैं एजेंसी हायर कर लूँगा, ₹1,00,000 दे दूंगा उसको 10,000 के बजाय, उसको वो उधर मेरे को गारंटी मिल जाएगी। तो क्लाइंट अगर तुम्हारे से बात भी कर रहा है ना, मतलब उसने तुम्हारा पोर्टफोलियो देख लिया है, उसको तुम्हारा काम पसंद आ गया है, तुम्हारा ऑलरेडी 70% काम डन है भाई। फिदा हो गया भाई तुम। एक दिक्कत ये भी आती है कि मुझे अपनी एडिटिंग के ऊपर ही पूरा डाउट हो रहा है कि भाई कि मेरी एडिटिंग चल रही है कि भाई की सेल्स दे रही है कि क्लाइंट को नहीं, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। नहीं, डाउट करके तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तुमको ये देखना है कि देखो, जब तुम नंबर्स की बात कर रहे हो फिर नंबर्स की ही करो कि तुमने बनाई 100 वीडियोस, उसमें से 10 भी अगर चली गई ठीक ठाक रेंज में, बढ़िया है, अच्छा है कन्वर्जन तुम्हारा खुद का, जैसे मेरा मान लो जो पोर्टफोलियो उसका कन्वर्जन अच्छा है, तो उससे ज़्यादा डाउट करने का फिर फ़ायदा है नहीं। ऐसे तो तुम हर प्रोजेक्ट जज कर सकते हो कि ये अब नया प्रोजेक्ट है, अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा। कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा कि मेरे को अभी तक काम मिलता आ रहा है, मैं सस्टेन कर रहा हूँ इतनी इनकम, कुछ तो है ना जो मैं कर रहा हूँ सही। एंड मतलब रिजल्ट फाइनली हमारी तरफ से मतलब यही है कि मार्केट में आओ, स्किल्स के साथ आओ, एंड देन साथ में कॉन्फिडेंस के साथ भी आओ, क्लाइंट्स के साथ थोड़ा बैलेंस बना के चलो, कन्वर्सेशन रखो उनके अपने बीच में, रिलेशंस मेंटेन करो, अपनी राय दो, तुम उनकी राय लो, और क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या उनको मतलब लग रहा है कि ऐसे कर सकते हैं, तो वो फिर चल जाएगा वो। वही है कि तुम्हारे लिए एक होता है ना कि वॉर में खड़े हो, अगर जाके इस वॉर में अगर आना है तो एक होता है शील्ड एंड स्वॉर्ड लेके, तो एक तुम्हारे पास चाहिए कॉन्फिडेंस और एक स्किल, यही दोनों सबसे मेन एक चीज है। ये दोनों तुमको पूरा युद्ध जितवा सकता है भाई। ट्रांजैक्शन मत सोचो क्लाइंट के साथ, पार्टनरशिप सोचो, डिस्कशन सोचो, तो बढ़िया बनेगा। भाईचारा सोचो, भाईचारा भाईचारा क्या भाई, वो पैसा मैंने देखा है भाई आ जाता है। अच्छा, बोनस अब डिस्कस करते हैं, इंडियन मार्केट वर्सेस फॉरेन मार्केट। ये अमृत बताएगा। हाँ, इसमें मेरा भी एक्सपीरियंस कम ही है। बहुत पैसा है भाई फॉरेन मार्केट में, बहुत पैसा है। कब आ रही है फिर ऑडी? अरे भाई उनकी बहुत मतलब बहुत पैसा बचता है बाहर वालों का। इंडियन में मतलब चलो जो डॉलर का रेट है जो चल रहा है, तो फिर बहुत पैसा बचता है उनका। अब मेरे में ये भी लालच आता है कि अगर मान लो मुझे वो इतना चार्ज कर रहा है बाहर वाला और छोटे के काम का, और इंडियन क्लाइंट जो है जो मतलब इतना कम दे रहा है और इतना काम है, तो फिर मैं क्या करूँ उसका काम? फिर ये भी लालच आता है भाई कई बारी। यार मैं खुद बता रहा हूँ, मैं उस बेसिस पे नहीं बता सकता कि मैं मतलब क्या डील कैसे थी, बट एक बिगिनिंग पॉइंट पे मैंने जो इंडियन क्लाइंट के साथ जिस वीडियो पे काम किया, 1 मिनट की एक प्रॉपर प्रोमो पे काम किया था, तो उसका मेरे ख्याल से मुझे 700-800 रुपये मिला था। बट वही जगह मैंने फॉरेन क्लाइंट के साथ वैसा काम किया है, पहला तो उसके साथ काम करने में सेटिस्फैक्शन एक अलग थी, क्योंकि ब्रांड को जिस हिसाब से अगर तुम डिजाइन कर रहे हो ना, उनके कंटेंट को बहुत डिफरेंट होता है, एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है, तुम्हें रिसोर्सेज भी बहुत मिलते हैं साथ, बहुत रिसोर्सेज मिलते हैं, देन वो क्रिएटिव पॉइंट से तुम खेल सकते हो, वो चीज एक अच्छी है। एंड देन साथ में भाई प्राइसिंग तो पीक थी, ऑलमोस्ट 80% ज्यादा पैसा था मिला था उससे, उस नॉर्मल प्रोमो से।
तो है भाई, पैसा तो है फॉरेन में। फॉरेन में बहुत पैसा है। फॉरेन में इधर एजेंसियां बनी हुई हैं और फॉरेन से आराम से 10-10 हज़ार $10 चार्ज करते हैं और इधर 300 में रील कराते हैं बेचारे एडिटर को। बेती एडिटर की तो ये चीज तुमने शायद एक बार बताई थी ना लक्ष्य मुझे, कि जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं वो इंडियन मार्केट में आते ही इसलिए हैं ताकि उनको चीप लेबर मिल जाए। हाँ देखो, मैं ये प्रेफर करता हूँ कि इंडियन क्लाइंट्स के साथ मैं इसीलिए काम करता हूँ क्योंकि एक तो यहाँ पे नाम बन सकता है। फॉरेन क्लाइंट वालों के साथ ना तुम्हारा नाम नहीं बनेगा क्योंकि उनके पास है पूरा वर्ल्ड, और उसमें से जैसे एक होता है ना कि एक इंडिया जिसके अंदर मेरे को सबसे सस्ता मिल रहा है काम, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बड़े हुए हैं, मैं किसी से भी करा लूँ, ठीक है। तो ये तो एक मेंटालिटी होती है। ये तो तुमने मुझे डरा दिया भाई। नहीं नहीं वो नहीं है। नहीं, just like कि जो जैसे मैं बाहर के अदर फील्ड्स की बात करूं तो जैसे दुबई के होते नहीं है जिनको कंस्ट्रक्शन के लिए फिर वो बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान यही चीज यहाँ से लेबर्स लाते हैं। वही चीज है अपने वो अमेरिका और ये सब साइड के लोग भी इसी तरह से देख रहे हैं। इंडिया जो है वो फेमस है पूरे वर्ल्ड में टेक लेबर के लिए ही। तो अगर तुम्हारा उससे प्रॉफिट बन रहा है और तुम सेटिस्फाइड हो, बहुत अच्छी बात है यार, बढ़िया है, ठीक है। नॉर्मल एडिटर से तुम बहुत ज़्यादा कमा रहे हो। बट मेरा पर्सनली जो लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म गोल है, वो थोड़ा डिफरेंट था। तो इसलिए मेरे को ये था कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसा करना है जो एक इम्पैक्ट जनरेट कर सके, और बहुत मुश्किल है पहली बात तो। मुश्किल तो बहुत है भाई, कॉज इंडियन क्लाइंट्स के साथ डील करना और इंडियन एडिटर्स, मैं तो दोनों के साथ डील कर रहा हूँ, तो दोनों के साथ डील करना सबसे बेकार है। वहाँ तुम फॉरेन के एक बंदे को वीडियो करके दोगे, एक रिवीजन राउंड मुश्किल से, इमीडिएट पेमेंट, और पेमेंट कितना 10x 20x, ठीक है। हाँ। यहाँ तुम करोगे 5 रिवीजन राउंड्स, पेमेंट आएगी अगले महीने, उस तक 4 रिवीजन और एक्स्ट्रा हो जाएगी। और मे बी ऐसा भी सीन आता है कि तुम्हें कई बार वो एक्सपेक्ट करते हैं उनका डेटा डिलीट हो गया, 3 महीने बाद उनका डेटा डिलीट हो गया, वो तुमको फोन करेंगे कि आपके पास रखा है वो बैकअप फाइल है। तभी ये जो पॉडकास्ट है इसका पूरा पर्पस यही था कि इंडियन एडिटर्स तो प्रोफेशनल बने ही, बट साथ में क्लाइंट्स भी थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म अपनाएं। कॉज यहाँ पे ऐसा है कि अगर क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं तो उनको एडिटर मिल रहे हैं बहुत वो वाले, मतलब बिगिनर लेवल के, और अगर एडिटर्स हम थोड़ा सा अच्छे बन जाते, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, फिर क्लाइंट ऐसे मिलते हैं। यार देखो, मैं लेकिन ये भी मानता हूँ कि इतना परफेक्शनिज्म आएगा नहीं, बट सीखो, और मार्केट में ये मेन रूल है, इसको लेके चलो। ये मान के चलो कि जो भी तुम सर्विसेज दे रहे हो ना, उसकी हर जगह कोई ना कोई वैल्यू तो है, बस तुमको ढूंढना है वो किस जगह पे है और तुमको कितनी वैल्यू चाहिए। सही फील्ड पे खड़े होना पड़ेगा तुमको। हाँ, इंडिया में भी बहुत पैसा है, बहुत फॉरेन जितना पैसा भी है, बस अगर तुम उन टॉप क्लाइंट्स के साथ, उन टॉप ब्रांड्स के साथ काम कर पाओ तो। ऐसे ही मुंबई में लोग इतनी महंगी महंगी गाड़ियां थोड़ी तो यही था। बाकी मेरे ख्याल से इस वाले पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में ना काफ़ी बढ़िया डिस्कशन हो सकती है अभी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हमने अभी तक नहीं छेड़ी है ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे रिविजन्स हैं और ऑब्जेक्शंस है क्लाइंट की जब आप सेल करने जाते हो, तो वो आप कमेंट में डाल के पूछ सकते हो। हम तीनों में से तो पक्का कोई ना कोई आंसर करेगा ही उसका, और बाकी आपस में भी जो कम्युनिकेशन होगी ना लोगों की, वो अच्छी रहेगी इसके कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कुछ भी गलत लगा हो हमारी तरफ से तो हमको एडिटर मांग कर माफ कर देना भाई। नहीं, हम खुद ही एडिट कर देंगे उसको। मैं अपने हेडफोन पकड़ता हूँ प्लीज। बाकी वैसे मेरे को लगता है कि अपनी जितनी ऑडियंस है वो इतनी मैच्योर है कि वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। अरे के की हुडी आएगी यार, यहाँ पीछे बीच में लिखा होगा भाई। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले पॉड में। बाय बाय। यप, बाय बाय, नमस्ते।